हेलो बच्चों, कक्षा 10 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम अपने सिलेबस में पाठ्यक्रम में 14वां अध्याय पढ़ रहे हैं, ऊर्जा के स्रोत। यह अध्याय अभी तक 4 लेक्चर इसका हो चुका है और इसी के साथ यह अध्याय पूरा हो गया है। तो आज एक लेक्चर जो है वह इसके पूरे अध्याय के रिवीजन पे हमने बनाया है, जिससे कि जो सारी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं वो एक बार फिर से हमारे दिमाग में रिमाइंड हो जाएं कि क्या क्या हमने इस अध्याय में पढ़ा है। तो आज की रिवीजन क्लास ऊर्जा के स्रोत पर। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या होता है, इसके बारे में जाना। तो हमने यह जाना कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह होता है जिसमें प्रति एकांक आयतन या द्रव्यमान जिसका अधिक कार्य करता हो, प्रति एकांक आयतन अधिक कार्य करता हो और सरलता से उपलब्ध हो सकता हो, उसके भंडारण और परिवहन में बहुत आसानी हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वह सस्ता और सुलभ हो। ऐसे ऊर्जा स्रोत को हम उत्तम ऊर्जा स्रोत के रूप में जानते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं। ऊर्जा के 2 प्रकार के स्रोत हमने पढ़े, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। तो पारंपरिक स्रोतों में हमने पढ़ा, पहले प्रकार का पारंपरिक स्रोत है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में हमने यह जाना कि जो आज की सबसे बड़ी ऊर्जा मांग की जो आपूर्ति हो रही है वह जीवाश्म ईंधन से ही हो रही है, और जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, इन सब पदार्थों को शामिल किया जाता है। लेकिन समस्या यह है कि यह ईंधन जो है वह काफ़ी शेष, उनकी काफ़ी सीमित मात्रा ही शेष बची हुई है, और यह एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी माना जाता है, क्योंकि इसको हम बना नहीं सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि इनके भंडारों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसलिए हम वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी तक हमारी जो सबसे ज़्यादा निर्भरता है वह जीवाश्मीय ईंधनों पर ही बनी हुई है। जीवाश्म ईंधन जलने से काफ़ी ऐसी गैसें मुक्त होती हैं जो कि वातावरण को प्रदूषित करती हैं, जिनमें हम कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र के ऑक्साइड, इन सब का नाम ले सकते हैं। और यह जो ऑक्साइड होते हैं कार्बन के और सल्फ़र के, या अम्लीय होते हैं, जो कि हमारे जल स्रोतों को, हमारे तमाम संसाधनों को, मृदा के, उनको प्रभावित करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव भी उत्पन्न करती हैं। तो यह जो प्रदूषण की समस्या है वह हम जीवाश्मीय ईंधन का जो दहन प्रक्रम है, उसको जलाने वाला जो प्रक्रम है, जिस इंजन में उसको हम प्रयोग करते हैं, अगर उसकी दहन क्षमता को हम बढ़ा दें तो यह प्रदूषण की जो क्रिया है वह थोड़ा कम हो सकती है। लेकिन जीवाश्मीय ईंधन की जो मुख्य समस्या है उनके समाप्त होने की, वह हम उनको संरक्षित करके ही उससे पार पा सकते हैं। जीवाश्मीय ईंधन ऐसे ईंधन जो कि जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं। तो यह जीवाश्मीय ईंधन था जिसके बारे में हमने इस अध्याय में ये सारी बातें पढ़ी हैं। उसके बाद तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय विद्युत संयंत्र में इन्हीं जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करके, कोयला या पेट्रोल, डीजल, इन जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करके जल को उबाला जाता है, और उस जल को उबाल करके भाप बनाई जाती है, जिससे टरबाइनों को घुमाकर उस भाप की सहायता से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। इसलिए जो तापीय विद्युत संयंत्र हैं, यह इन जीवाश्मीय ईंधन के जो क्षेत्र होते हैं जहाँ से यह प्राप्त होते हैं, अधिकतर प्रयास यह किया जाता है कि उन क्षेत्रों के आसपास हम उन्हें स्थापित करें। और इन संयंत्रों में, तापीय विद्युत संयंत्रों में आजकल सबसे ज़्यादा जो विद्युत उत्पन्न होती है और तापीय विद्युत संयंत्रों से ही हमारे देश में उत्पन्न हो रही है, और यह एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। लेकिन फिर भी इसकी जो निर्भरता है इस तापीय विद्युत संयंत्र की, चूँकि जीवाश्मीय ईंधन पर ही आधारित है, इसलिए यह भी बहुत दिनों तक चलने वाला ऊर्जा स्रोत हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जीवाश्मीय ईंधन जैसे ही समाप्त होंगे, तापीय विद्युत संयंत्र चूँकि उसी पर आधारित होते हैं, तो यह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तीसरे तरह का ऊर्जा स्रोत है जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है कि जो बहता हुआ जल होता है उसकी गतिज ऊर्जा, या कहीं तालाब में, सागर में भरे हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा के एक पारंपरिक स्रोत के रूप में हम प्रयोग करते हैं। और इसमें यह जो जल विद्युत संयंत्र हैं, इसमें जो जल है उसकी स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि बांध बनाते हैं, और बांधों में जल एकत्र करके और
उनको टरबाइनों के ब्लेडों पर गिराया जाता है तो टरबाइन घूमते हैं जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। हमारे देश में आज 1/4 जो ऊर्जा की आपूर्ति है वह जल विद्युत संयंत्रों द्वारा ही होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक प्रदूषण मुक्त और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है यह। और जल विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है नवीकरणीय होने के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी एक जो समस्याएं आती हैं वह यह होती हैं कि जो बांध बनाए जाते हैं उन बांधों के निर्माण के समय बहुत सी कृषि भूमि, मानवीय भूमि और आवासीय भूमि वह जल में डूब जाती है और नष्ट हो जाती है। और तमाम वनस्पतियों के नष्ट होने से पारिस्थितिक तंत्र जो हमारा है वह भी काफ़ी प्रभावित होता है। और बांधों के निर्माण के समय जो विस्थापित हुए लोग होते हैं उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था न होना भी जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना में एक सबसे बड़ी बाधा है। उसके बाद हमने देखा पवन ऊर्जा, यह भी एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा को कभी समाप्त होना नहीं है, हमेशा हवा चलती रहेगी। तो इस पवन ऊर्जा का जो बहती हुई वायु है वह उसका उपयोग करके हम उसका पवन चक्कियों को घुमाते हैं। पवन चक्कियाँ बड़े बड़े ब्लेडों को बड़े बड़े खंभों पर स्थापित करके हवा के माध्यम से उनको घुमाया जाता है। जब वो घूमते हैं तो वह नीचे जो जनरेटर का टरबाइन होता है उसको घुमाता है और इससे विद्युत उत्पन्न होती है। अगर एकल पवन चक्की का हम उपयोग करेंगे, एकल पवन चक्की को उपयोग करने से कम मात्रा में विद्युत उत्पन्न होती है, इसलिए बड़े बड़े फार्म स्थापित किए जाते हैं, पवन ऊर्जा फार्म बनाए जाते हैं और इसमें सभी पवन चक्कियों को परस्पर जोड़ दिया जाता है और इससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। एक ऐसा देश है डेनमार्क, उसे पवनों का देश ही कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में इन पवन चक्कियों से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है और उस देश की 25% से भी अधिक विद्युत आपूर्ति पवन चक्कियों के द्वारा ही होती है। हमारे देश में तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी के पास एक विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। बाकी चूँकि है तो यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, लेकिन यह ऊर्जा फार्म सिर्फ उन्हीं स्थानों पर बनाए जा सकते हैं जहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हों और जो टरबाइन को चलाने के लिए हवा की न्यूनतम चाल होनी चाहिए वो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। तो यह व्यवस्था जो है हर जगह नहीं प्राप्त होती है, तो इसलिए इनको स्थापित करने के लिए इन समस्याओं के कारण थोड़ा सा दिक्कत होती है। पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए जो ज़मीन हम अधिग्रहित करते हैं वह किसी और प्रयोग में हम नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं पवन चक्कियों के संस्थापन में आती हैं। फिर भी यह एक उत्तम ऊर्जा स्रोत माना जाता है क्योंकि यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन चक्कियों के रखरखाव के लिए भी काफ़ी उचित व्यवस्था करनी पड़ती है, अन्यथा जो है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, उनमें बहुत जो है कमियाँ आ जाती हैं। उसके बाद हमने दूसरे तरह के ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ा, वैकल्पिक या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसमें सबसे पहला स्थान ऊर्जा की मांग जो लगातार बढ़ रही है, उस बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए हमें जो हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं वह धीरे धीरे चूँकि उनके प्रयोग में कहीं न कहीं कोई समस्या आ रही है, या तो समाप्त हो रहे हैं या तो उनके संस्थापन में काफ़ी समस्याएं आती हैं, इसलिए हम वैकल्पिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उन्हें हम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें सबसे प्रमुख ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। सूर्य द्वारा जो विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है वह सौर ऊर्जा का जो छोटा सा भाग है वही पृथ्वी तक पहुंचता है, बाकी वायुमंडल में समाप्त हो जाता है। और हमारे वायुमंडल की परिरेखा पर, सबसे बाहरी रेखा पर जो सूर्य की किरणें जितनी क्षेत्र पे लंबवत, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितनी लंबवत किरणें पड़ती हैं, एक एकांक क्षेत्रफल पर सूर्य की इन लंबवत पड़ने वाली किरणों को सौर ऊर्जा का सौर स्थिरांक कहते हैं। मतलब एक सेकंड में एक एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत पड़ने वाली किरणों को सौर स्थिरांक कहते हैं और इसका मान जो है वह लगभग 1.4 किलो जूल प्रति सेकंड प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। सौर ऊर्जा का उपयोग जो है, उसकी जो सीमा है उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, हम सौर सेलों का उपयोग करते हैं इसके लिए। और सौर सेल जो हैं वह उस सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। जब बहुत अधिक संख्या में इन सौर सेलों को संयोजित कर दिया जाता है और एक पैनल बनाया जाता है, तो उस पैनल को ही हम आजकल सौर पैनल के नाम से जानते हैं, जिनसे व्यवहारिक उपयोग के लिए हम विद्युत प्राप्त करते हैं। सौर सेलों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि इनका रखरखाव काफ़ी सस्ता होता है,
कार्य बहुत संतोषजनक होता है और इन्हें कहीं भी सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में भी हम आसानी से स्थापित कर सकते हैं। और इन्हें बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारी प्रकृति में बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाए जाते हैं, इसमें चांदी का उपयोग होता है। उच्च लागत और कम दक्षता होने पर भी यह जो सौर सेल हैं वह काफ़ी बहुत से वैज्ञानिक कार्यों में, उपग्रहों में, संचार तंत्रों में, ट्रैफिक सिग्नलों में, खिलौनों में और अनेक घरेलू उपयोग के सामानों में हम इनका उपयोग सौर सेलों का करते हैं। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है, जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके बाद समुद्रों से भी हम ऊर्जा बनाते हैं। ऊर्जा का यह भी एक स्रोत है, विभिन्न रूपों में हम इन्हें प्राप्त करते हैं। उसमें पहला है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार आता है जब पृथ्वी घूर्णन करती है और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वह सागरों में जो स्थित जल है उसका स्तर अपनी तरफ खींचता है, और जब वह गुरुत्वाकर्षण कम होता है तो वह जल का स्तर गिरता है। यह जो सागरों में जल के स्तर का बढ़ना और गिरना, इस घटना को हम ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं और इसके द्वारा ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका दोहन सागर के किसी सकरे क्षेत्र में बांध बना देते हैं और जब ज्वार आता है तो उसमें जल भर जाता है और उस जल के द्वारा हम टरबाइन को घुमाते हैं, जिससे ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम परिवर्तित कर लेते हैं। दूसरे तरह की ऊर्जा होती तरंग ऊर्जा। सागरों में, किनारों पर, समुद्र तटों पर बहुत बड़ी बड़ी विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों के माध्यम से जो इन तरंगों की गति होती है, इसकी गतिज ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके इसका उपयोग जो है टरबाइन को घुमाने के लिए करते हैं। और जब टरबाइन को घुमाया जाता है तो इस तरंग ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है समुद्रों से प्राप्त होने वाला महासागरीय तापीय ऊर्जा। यह क्या होता है? समुद्रों और महासागरों का जो सतह का जल होता है, जब सूर्य के द्वारा उसमें सूर्य चमकता है तो वह काफ़ी गर्म हो जाता है और जो गहराई वाला भाग है उसका जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। तो यह एक ऊपर बहुत गर्म जल, नीचे जो है ठंडा जल, यह जो ताप का अंतर होता है इसी का उपयोग करके सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरक विद्युत संयंत्र एक यंत्र है, उसकी सहायता से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह यंत्र जो है वह उसे शॉर्ट फॉर्म में ओटेक भी कहा जाता है। ओटेक का मतलब है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। तो ओटेक यंत्र का उपयोग करके हम यह जो तापांतर है उसकी सहायता से विद्युत उत्पन्न करते हैं। लेकिन ओटेक जो है वह तभी संचालित होता है जबकि सागर की जो पृष्ठ सतह का ताप है वह और उससे 2 किलोमीटर गहराई पे जो जल का ताप है, दोनों के ताप में कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो, तभी यह संयंत्र संचालित होता है। अन्यथा इससे कम तापांतर रहेगा तो यह संयंत्र संचालित यह नहीं किया जा सकता है। तो इतना कम से कम तापांतर होना चाहिए। तो सतह का जल जब गर्म होता है तभी यह यंत्र कार्य करता है। सतह का जो गर्म जल है उसका उपयोग करके अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रवों को उबाला जाता है और उसकी वाष्प का उपयोग करके टरबाइन को घुमाया जाता है। और जो गहराई में जल होता है, चूँकि वह ठंडा होता है, 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापांतर होता है दोनों प्रकार के जल में, तो ऊपर का तप्त जल अनेक वाष्पशील अमोनिया जैसे वाष्पशील पदार्थों को वाष्प बनाने में प्रयोग किया जाता है। और जो गहराई में स्थित जल होता है, ठंडा जल, उसका प्रयोग करके फिर उस वाष्प को ठंडा कर लिया जाता है। यह प्रक्रिया लगातार क्रम से चलती रहती है और यह यंत्र विद्युत उत्पन्न करता रहता है, टरबाइन घूमता रहता है। तीसरे तरह की गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है भूतापीय ऊर्जा। जब जो भूगर्भिक परिवर्तन होते हैं, भौमिक परिवर्तन के कारण पृथ्वी के कुछ ऐसे स्थल होते हैं जहाँ पे गर्म लावा एकत्र हो जाता है और जब पृथ्वी के नीचे का जो भूमिगत जल है वो इन स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप में परिवर्तित हो जाता है। यह गर्म जल और भाप कभी कभी पृथ्वी की सतह के बाहर भी निकल आता है, जिसे हम गर्म चश्मा या उष्ण स्रोत के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कभी कभार यह भाप जो है वह चट्टानों के बीच में फंस जाती है और बहुत अधिक दाब उत्पन्न हो जाता है। तो पाइप डालकर इस भाप को हम बाहर निकालते हैं और उसकी सहायता से टरबाइन को घुमाते हैं और टरबाइन को घुमाते हैं तो विद्युत उत्पन्न होती है। ऐसे भूतापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में हम काफ़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। अगला महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है नाभिकीय ऊर्जा का। जब किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम के परमाणु के नाभिक को
हम एक निम्न ऊर्जा कण न्यूट्रॉन से तोड़ते हैं, हल्के नाभिकों में तोड़ते हैं, तो विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है जब बड़े नाभिक को छोटे नाभिक में तोड़ा जाता है। इसे हम नाभिकीय विखंडन के नाम से जानते हैं। और इस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त होती है। यह जो ऊर्जा मुक्त होती है वह किसी कार्बन परमाणु के दहन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की तुलना में कम से कम 1 करोड़ गुना अधिक होती है। इतना अधिक ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से मुक्त होती है। नाभिकीय संयंत्रों में यह जो नाभिक से मुक्त होने वाली ऊर्जा है, इसी का उपयोग करके भाप बनाया जाता है और उस भाप को विद्युत उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। उसे टरबाइन घुमाया जाता है और उससे विद्युत उत्पन्न होती है। हमारे देश में तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, काकरापार गुजरात में और कैगा जो है कर्नाटक में ऐसे ही परमाणु विद्युत संयंत्र हैं जिनसे विद्युत उत्पन्न की जा रही है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में चूँकि काफ़ी आसान तरीका है इनसे विद्युत प्राप्त करना, लेकिन जो संयंत्र स्थापित किए जाते हैं उन संयंत्रों की प्रमुख समस्या होती है उनसे जो अवशिष्ट निकलता है, नाभिकीय ईंधन जो होता है बचा हुआ, उसको कहाँ डाला जाए, कहाँ उसका निपटारा किया जाए, यह सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि इससे बहुत घातक विकिरणें निकलती हैं जिनसे पर्यावरण काफ़ी अधिक प्रदूषित होता है। तो यह एक प्रमुख समस्या है नाभिकीय ईंधन का निपटारा करना। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना में बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है, बहुत लागत वाला संयंत्र होता है, जो कि यह सारी समस्याएं जो हैं वह नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग को काफ़ी रोकती हैं, काफ़ी निषेधात्मक बनाती हैं। तो यह जो गैर परंपरागत या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं, हमने इनके बारे में पढ़ा कि कैसे इनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं और क्या समस्याएं आती हैं। अब हम देखेंगे कि ऊर्जा स्रोत की क्या विशेषताएं होती हैं। किसी भी ऊर्जा स्रोत की उपयोगिता वह इस बात पर निर्भर करती है कि उस स्रोत से हमें ऊर्जा सरलतापूर्वक प्राप्त हो सके, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक उन्नत प्रौद्योगिकी दक्षता भी उपलब्ध होनी चाहिए, तभी हम उसका बहुत समुचित तरीके से दोहन कर सकते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें बहुत अधिक खर्चा न करना पड़े। जैसे हम नाभिकीय ऊर्जा में देख रहे हैं कि बहुत अधिक लागत लगती है, तो इसलिए यह ऊर्जा स्रोत जो है बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा। तो अत्यधिक खर्चा ना लगे ऐसा ऊर्जा स्रोत बढ़िया ऊर्जा स्रोत माना जाता है। ऊर्जा स्रोत के उपयोग से पर्यावरण को कम से कम हानि पहुँचे, यह भी एक विशेषता होनी चाहिए ऊर्जा स्रोत में। तो यह सारी विशेषताओं वाला जो ऊर्जा स्रोत है वही बढ़िया ऊर्जा स्रोत या उत्तम ऊर्जा स्रोत माना जा सकता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, और उसके बाद है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा स्रोतों को हम 2 श्रेणी में बांट सकते हैं अगर नवीकरणीय और अनवीकरणीय की बात करें तो। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग करने पर फिर से निर्माण हो सकता है या हम उन्हें फिर से बना लेते हैं, मतलब ऐसे ऊर्जा स्रोत जो कि समाप्त नहीं होने की शंका है जिनकी, उन्हें हम फिर से बना सकते हैं। ऐसे ऊर्जा स्रोतों को हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव मात्रा ऊर्जा। यह ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिन्हें हम पुनः निर्मित कर सकते हैं। ऐसे ऊर्जा स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। वहीं कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत होते हैं जैसे कि जीवाश्मी ईंधन, डीजल, पेट्रोल और कोयला। इनका अगर हम प्रयोग करते जाते हैं तो एक समय ऐसा आ सकता है कि यह समाप्त हो जाएंगे और हम इनका पुनर्निर्माण भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ऊर्जा स्रोतों को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट हमने इस अध्याय में पढ़े, अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत। इन सारे बिंदुओं पर बात की गई, ये सारी चीज़ें बताई गई। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आपको नहीं क्लियर हुआ, नहीं समझ में आया, तो आप फ़ोन करके कमेंट करके उसको क्लियर कर सकते हैं। इसलिए हमने आज की रिवीजन क्लास बनाई है। बाकी आपसे हम मिलेंगे अगली क्लास के साथ, और तब तक घर पे रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।